नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका हृदय स्वस्थ होगा। आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आप एंजियोप्लास्टी करवा के घर आ चुके हैं। अब क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। एंजियोप्लास्टी हो जाने के बाद जब आप घर वापस आते हैं तो हम जो सावधानियां रखनी चाहिए उसे दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला, जो शुरुआती एक महीने में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, और दूसरा वो सावधानियां जो हमें जीवन भर उठानी चाहिए, जो जीवन भर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद ऐसे मरीज जिनका किडनी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या जिनका किडनी फंक्शन कम है, जो कुछ लंबे समय से डायबिटिक रहे हैं या पहले जिनको रीनल फेल्योर की हिस्ट्री रह चुकी है और अभी उनकी किडनी नॉर्मल है, ऐसे सारे व्यक्तियों को किडनी फंक्शन फिर से खराब हो जाने की संभावना होती है, टेम्पररी या परमानेंट। तो आप अपनी तरफ से, वैसे तो हॉस्पिटल से आपको जब डिस्चार्ज किया जाता है तो इन सब बातों को आश्वस्त करके ही डिस्चार्ज किया जाता है, पर आप अपनी तरफ से इतनी सावधानी जरूर रखें कि आप अपने यूरिन आउटपुट, आपका जो पेशाब की मात्रा है उसका थोड़ा मॉनिटरिंग करें कि वो पर्याप्त मात्रा में आ रही है कि नहीं आ रही है। और आप चाहें तो अपने लेवल पे ही या अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे बीच बीच में कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा किडनी फंक्शन कैसा है, कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है, या अगर थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ था तो वापस नॉर्मल की तरफ आ गया कि नहीं आ गया, क्या इसके लिए मुझे कुछ स्टेप लेने चाहिए। इन जनरल एक सलाह ये दी जाती है कि आप अपना हाइड्रेशन लेवल, अपने शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त बनाए रखें। एक्सेप्ट कुछ मरीजों को जिनको कि पानी की मात्रा सीमित रखने को कहा जाता है, अधिकांशतः मरीजों को रिकमेंड किया जाता है कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, ताकि यूरिन के माध्यम से वो सारा का सारा जो कॉन्ट्रास्ट, वो दवाइयाँ जो इंजेक्ट की जाती हैं, जो नुकसानदेह दवाइयाँ हैं, वो सारी निकल जाए। दूसरा, इमीडिएट सावधानियाँ जो आपको समझनी चाहिए कि कई बार एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर, जैसे अगर मान लो मुश्किल है या ज़्यादा स्टेंट डले हुए हैं, ऐसे समय में क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट जो दवाई है वो तो ज़्यादा देनी ही पड़ती है, लेकिन साथ में एक्सरे का रेडिएशन भी ज़्यादा एक्सपोजर होता है। तो कई बार मरीज को वीकनेस, हरारत सी कुछ दिनों तक बनी रहती है। ये एक स्वाभाविक चीज़ है, और ऐसा उम्मीद किया जाता है कि हफ्ता 10 दिन होते होते ये हरारत, ये जो कमज़ोरी है वो आपकी खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए थोड़ा लंबा भी चल सकता है, वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर लगातार वीकनेस बनी रहती है या आपकी वीकनेस बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एंजियोप्लास्टी करके घर आने के बाद जिस जगह से आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, चाहे वो कलाई के थ्रू, रेडियल आर्टरी के थ्रू हुई है या जांघों के ऊपरी हिस्से से फीमोरल आर्टरी के थ्रू हुई है, चूँकि एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डाले जाते हैं, इसलिए जो आपकी आर्टरी में छेद किया गया, जो खून की नस में छेद किया गया है, वो छेद का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। और जैसा मैंने बताया था कि एक रिस्क बना होता है कि अगर वो छेद प्रॉपरली प्रेस नहीं किया गया, अगर उसमें वो प्रॉपरली दबाया नहीं गया है जो प्लास्टिक के बाद, तो वहाँ पे स्वेलिंग ज़्यादा मात्रा में आ सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि एंजियोप्लास्टी स्टेंट डालने के बाद बहुत सारे ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाइयाँ मरीज को रेगुलर खाने को दी जाती हैं। ये ब्लड थिनर ये नुकसानदेह प्रभाव कर सकते हैं कि वो जो होल अगर प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है, उसमें से अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है या उसमें से बाहर ब्लड आ रहा है, तो वो अगर ब्लड थिनर की वजह से वो ब्लड रुक नहीं पाता और वहाँ पे एक हेमाटोमा बन सकता है। कई बार एक एन्यूरिज्म नाम की, मतलब एक गुब्बारे सरीखा वो ब्लड का एक जमाव हो जाता है, और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उसमें ऑपरेशन की नौबत भी आ जाती है। तो उस जगह पे जहाँ से कि आपका एंजियोप्लास्टी पंक्चर किया गया है, उस जगह को नियमित सुबह शाम आप देखें कि ऐसा तो नहीं स्वेलिंग उसमें बढ़ रही है, दर्द बढ़ रहा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, आप हाथ नहीं लगा पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, पैर को मोड़ने या सीधा करने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरह के अगर सिम्टम आपको डिटेरियोरेट हो रहे हैं, अगर बिगड़ रहे हैं, दिक्कत बढ़ रही है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। सामान्यतः वो डॉपलर का एक टेस्ट बताते हैं जिसमें वो आश्वस्त करते हैं कि भाई आपको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे अर्ली स्टेज में अगर आप एड्रेस कर लेंगे, जितनी जल्दी आप इसका समाधान कर लेंगे, उतनी आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के बाद 1 महीने
के ड्यूरेशन में विशेषकर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हृदय से रिलेटेड जो लक्षण हैं, जैसे सीने में दर्द होना या बाहों में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, जैसा कि आपको पहले एंजियोप्लास्टी के पहले अनुभव हुआ था, अगर उसी तरह की तकलीफ दोबारा महसूस होती है या सांस लेने में तकलीफ होना, घबराहट होना, धड़कन बार बार असामान्य हो जाना या किसी और तरह का अचानक पसीना आ जाना या कुछ दिक्कत आपको महसूस होती है और ऐसा बार बार हो रहा है, आपको तुरंत किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। चक्कर आ जाना, अगर आपको चक्कर आते हैं या बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो इन सब लक्षणों के आने पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये स्टेंट के दोबारा बंद हो जाने को भी प्रेडिक्ट करते हैं। स्टेंट दोबारा बंद हो जाना कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अगर आपको वापस से उस तरह की घबराहट, पेन या पुराने लक्षण वापस लौटते हैं, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद ही ये सब लक्षण नहीं आ सकते, लेकिन शुरुआती महीने भर में इस बात की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। हम दूसरे हिस्से में आते हैं, जबकि आपकी एंजियोप्लास्टी हो गई और महीने भर का समय बीत गया, अब लंबे समय में ये स्टेंट जो डाला गया है वो अच्छी तरह चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे, उसके लिए और हमारे हृदय का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा बना रहे, उसके लिए किन सावधानियों को हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। नंबर 1, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको कुछ ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाइयाँ दी गई हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ दी गई हैं, बीपी की दवाई अगर दी गई है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर शुगर की दवाई अगर दी गई है, इन दवाओं का सेवन आपको बहुत समय से, टाइम से, बिना नागा करना चाहिए। ये सब लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं। इन दवाओं को मिस कर देने से, इन दवाओं को छोड़ देने से आपको बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं, जिसके लिए आप जीवन भर पछता सकते हैं। स्पेशली जो ब्लड थिनर होते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ, कई लोग साल 2 साल खा के उसे छोड़ देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि स्टेंट बंद हो जाते हैं। आप इस तरह समझें कि जिन मरीजों को ये स्टेंट डलते हैं या जिनको हार्ट में ब्लॉकेज की संभावना होती है, उन मरीजों को क्लॉटिंग टेंडेंसी, ब्लड में क्लॉट जमने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसलिए अगर ब्लड थिनर वो नहीं लेंगे तो ना केवल वापस से स्टेंट बंद होने की, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, बल्कि ऐसे मरीजों को स्ट्रोक की भी संभावना रहती है, मतलब लकवे की भी शिकायत हो सकती है। पाँव में खून का थक्का जमने की और पाँव काला पड़ने की, किडनी में और आंतों में, इन सब जगहों पे भी ब्लॉकेज की संभावना बनती है। तो ये जो खून पतला करने की दवा है, ये आपको बहुत तरीक़ों से सुरक्षित रखती है और बहुत कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा लंबे समय में इन दवाओं को खाने से कोई सीरियस ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं हमारे डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो इन दवाओं को नियम से आप लें और परिवार के बाकी सदस्य भी इस बात को सुपरवाइज़ करें, स्पेशली जो रोगी 60-65 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं। कई बार वो मेमोरी कमज़ोर होने की वजह से भूल जाते हैं, कई बार दवा उन्हें याद नहीं रहती कि कौन सी गोली ली ने, कौन सी नहीं ली। तो परिवार का एक सदस्य इस बात की जिम्मेदारी ले कि वो भी एक सुपरविज़न करें, हर हफ्ते में एक बार चेक करें कि भाई दवाइयाँ बराबर मात्रा में ख़त्म हो रही कि नहीं हो रही, कौन सी दवा रह गई, कौन सी दवा नहीं ली, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। डाइट के विषय में मैंने वैसे पहले बताया हुआ है। हार्ट के सारे मरीजों के लिए डाइट का एक बेसिक है कि आपको डाइट में, खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, रेशे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, सलाद लें पर्याप्त मात्रा में और हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हरी पत्तेदार सब्जियां स्टेंट वाले मरीजों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां केवल उन मरीजों को मना होती हैं जिन मरीजों में वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है या और कुछ अन्य हार्ट की बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आपको स्टेंट डला है और कोई बड़ी क्लॉटिंग की समस्या नहीं हुई और ऐसी कोई दवा नहीं चल रही जो क्लॉटिंग को रोकने वाली है, तो आप आराम से हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, वो आपको फ़ायदा करेगी। इसके अलावा तो खाने में सलाद का ज़रूर आप इंक्लूड करें और खाने की मात्रा जो है, अगर आप डायबिटिक हैं तो कम मात्रा में ज़्यादा फ्रीक्वेंट मील्स लें। चलना फिरना, वॉकिंग, नियमित एक्सरसाइज ये बहुत आवश्यक है। अपनी एक्टिविटी लेवल को बनाए रखें, जितनी आपकी क्षमता है, वो आपके वज़न की वजह से हो, आपके घुटनों की वजह से हो, आपके कमर की वजह से हो, जितनी भी क्षमता है उस क्षमता में अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा चलना टहलना,
स्विमिंग, जॉगिंग, किसी तरह की एक्टिविटी ज़रूर से करें और इसको नियमित करें। जो लोग जिम जाके रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, स्टेंटिंग के बाद वो जिम जा सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जिम में बहुत विगरस, बहुत इंटेंस एक्सरसाइज अवॉइड करें, बहुत हेवी वेट लिफ्ट करने को अवॉइड करें। कई बार हार्ट पे सडन लोड पड़ने से ऐसे व्यक्तियों को, विशेषकर जिनको पहले हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, सडन इवेंट हो जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करें और अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो बहुत धीमे धीमे, वेरी स्लोली आप उस इंटेंसिटी को बढ़ाएं। चौथा, नींद की मात्रा पर्याप्त बनाए रखें। नींद अच्छी लें, कम से कम 7-8 घंटे की नींद आपको चाहिए एक स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए। और डाइट में एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको फ्राइड चीज़ें, बहुत तली हुई चीज़ें, तेल वाली चीज़ों को अवॉइड करें। मैदे वाली चीज़ें, जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को, जो पैक्ड चीज़ें जैसे नमकीन, सेव, इन सब चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या आप शुगर के मरीज़ हैं, नियम से आपको शुगर और ब्लड प्रेशर चेक कर देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं तो ब्लड प्रेशर और शुगर, अगर आपको ये बीमारियां नहीं भी हैं तो भी महीने में कम से कम एक बार ज़रूर से नापना चाहिए और एक जगह डायरी में मेंटेन करना चाहिए। और अगर आप मरीज़ हैं ब्लड प्रेशर और शुगर के, तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार आपको ब्लड प्रेशर, शुगर नापते रहना चाहिए। इन पे नज़र रखने से आप बहुत कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। स्टेंट की लाइफ आपकी लंबी रहती है और आप एक स्वस्थ जीवन कैरी ऑन कर पाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप किडनी फंक्शन आपका डिरेंज्ड है तो भी ब्लड प्रेशर और शुगर का ध्यान रखने से किडनी भी आपकी लंबे समय तक स्वस्थ बनी रहती है और शुगर से रिलेटेड और भी कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहते हैं। जब आपको एंजियोप्लास्टी किए हुए 1-2 साल बीत जाते हैं, लंबा समय बीत जाता है, उसके बाद पेशेंट केयरलेस हो जाते हैं। कई हमारे पास मरीज आते हैं जो साल भर तक ना उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, ना ब्लड प्रेशर चेक करवाया, ना शुगर चेक करवाया। इस तरह की गलती ना करें। आपको ये दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना है कि हर 3-4 महीने पे किसी लोकल फिजिशियन, एमडी फिजिशियन या हार्ट के विशेषज्ञ जो भी उपलब्ध हो आपके घर के आसपास, उनसे कंसल्ट करें, उनको एक बार चेकअप करवाएं और भले वो वही दवाइयाँ कंटिन्यू करने को कहें, भले आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन वो चेकअप एक तरह से आप समझें कि आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जब एंजियोप्लास्टी के बाद आपकी छुट्टी होती है, उस समय डॉक्टर आपको मोटे तौर पे ये बताते हैं और आपको भी आगे बढ़ के ये पूछना चाहिए कि सर हमारा फॉलोअप शेड्यूल कैसा रहेगा, हम आगे किस तरह से आपको दिखाते रहें या किसी डॉक्टर को कैसे दिखाएं। तो वो आपको एक मोटी रूपरेखा आपको बताएंगे कि आपको इतने महीने के बाद दिखाना है, ये प्रॉब्लम हो तो ऐसा करना है, ये प्रॉब्लम तो ऐसा करना है। हमेशा अपने आसपास एक लोकल फिजिशियन को आप आइडेंटिफाई करके रखें जो अच्छे हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट हैं, हार्ट के मरीजों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं। ऐसे डॉक्टर को अपने घर के आसपास नियमित दिखाना आसान भी होता है और अगर कोई भी संदेहास्पद, कोई भी सस्पिशियस कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत आपको रेफ़र करते हैं किसी हेल्थ सेंटर पे। एंजियोप्लास्टी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसमें मैंने जैसा आपको आज के वीडियो में बताया कि इमीडिएटली महीने भर के अंदर कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। स्पेशली जो दवाइयाँ आपको इंजेक्ट की जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स का, जहाँ पंक्चर किया जाता है उनका, और लंबे समय में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, इन दोनों में जब कन्फ्यूज़न हो तो हम उस समय कैसे स्टेप उठाएं, इसके बारे में जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।